बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब की इजाज़त से मैं आगाज़ करती हूँ और इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया, बिलावल भुट्टो साहब का भी शुक्रिया और तमाम जो इत्तेहादी जमातों के नुमाइंदगान यहाँ बैठे हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं अपनी बात का आगाज़ चर्चिल के उस कोट से करूँगी जो सेकंड वर्ल्ड वॉर में, दूसरी जंग अज़ीम में उन्होंने सवाल किया था। जंग का ज़माना था और उन्होंने ये कहा कि क्या हमारी अदालतें इंसाफ दे रही हैं, और अगर वो इंसाफ दे रही हैं तो हमें दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। इसी तरह खुलफाए राशिदीन का कौल है कि जो जुल्म का निज़ाम है, कुफर का निज़ाम चल सकता है, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। मैं जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, क्योंकि जमात की तरफ से मेरी जिम्मेदारी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, तो मैं आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रही थी तो मुझे बहुत सारे मेरे हमदर्दों ने ये कहा कि आपका जो सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो पनामा की अपील है वो सुनी जा रही है और वो फाइनल स्टेजेस में है, तो आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है या इम्पैक्ट है वो आपकी अपील पर आएगा और आपको शायद वो डिस्क्वालीफाई कर दें। तो मैंने ये जवाब दिया कि जो आवाम के नुमाइंदे होते हैं उनको अपने से बढ़कर सोचना पड़ता है, कौम का सोचना पड़ता है, और कौम के लिए कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जो आज मुझे कौम के सामने रखने हैं। मैं 75 साल तारीख़ में नहीं जाना चाहती, वो भी इन्हीं चीज़ों से इबारत है। लेकिन अगर पिछले चंद साल के 2016 से आप शुरू हो जाएं और आज तक के वाक़यात आप देख लें, अदालती फ़ैसले आप देख लें, तो रोंगटे खड़े करने वाली एक दास्तान इंसान के सामने आती है। फ़ैसला जब हो जाता है तो गलत फ़ैसला हो सकता है, लेकिन गलत फ़ैसले के बाद एक गलत फ़ैसला, उसका एक तसलसल से होना, फ़ैसले कभी बांझ नहीं होते। फ़ैसले जब किए जाते हैं तो उनके बहुत दहाइयों तक असरात उनके रहते हैं और असरात कम नहीं होते। आने वाले वक्त के साथ वो असरात गहरे होते जाते हैं। और किसी भी इदारे की तौहीन कभी भी इदारे के बाहर से नहीं होती। इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती। अदलिया की तौहीन अगर कोई करता है तो मुतनाज़े फ़ैसले करते हैं, इंसान नहीं करते। मैं अभी पूरा ऐसे लिख के दे सकती हूँ, पूरा मुकदमा लिख के दे सकती हूँ अदलिया की तारीफ़ में, लेकिन एक गलत फ़ैसला उस सारे मुकदमे को उड़ा के रख देगा। और इसी तरह अगर आप ठीक फ़ैसला करते हैं, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करते हैं, तो उस फ़ैसले के ऊपर जितनी भी तनकीद की जाए वो तनकीद कोई मायने नहीं रखती। जो हक़ाइक़ आज मैं कौम के सामने रखने चाहती हूँ वो अभी रीसेंट डेज़ में, अभी चंद दिनों पहले जो फ़ैसले हुए, उसने मेरे दिल में, दिमाग में, मेरी यादाश्त, वो सब चीज़ें जो हैं वो वापस आ गई। मैं उनको मुख्तसरन कोशिश करूँगी, लेकिन क्योंकि वो नाइंसाफ़ियों की फ़हरिस्त इतनी तवील है कि मौलाना साहब मुझे थोड़ा सा अगर वक्त इनायत फरमा दें। पिछले दिनों आपने देखा कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब का इलेक्शन हुआ, वो जीत गए। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में दरख्वास्त लेकर गई, दीवारें फैलांदी सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की, और कौम ने देखा कि छुट्टी के दिन रात को रजिस्ट्री खुली, रजिस्ट्रार घर से भागा आया, उसने कहा जी पिटिशन किधर है? तो तहरीक इंसाफ के लोगों ने कहा कि पिटिशन तो अभी तैयार नहीं हुई। तो पिटिशन, उसने कहा हम यहाँ बैठे हैं, आप पिटिशन तैयार करें। ये कभी किसी मुकदमे में हुआ? लोगों की पिटिशन्स जाती हैं इंसाफ के लिए, वो पिटिशन्स लगती ही नहीं।
इंतज़ार में कई हफ्ते महीने गुजर जाते हैं. अब मैं उसकी तफसील में जाऊंगी तो वो एक बहुत लंबी लिस्ट है. और जब पिटिशन आती है, हमारे इंसाफ का निज़ाम ये है कि जब कोई पिटिशन आती है तो लोगों को पहले से पता होता है कि बेंच कौन सा बनेगा, और जब बेंच बनता है तो लोगों को पता होता है पहले से कि फैसला क्या होगा. ये है इस वक्त हमारे मुल्क में इंसाफ की हकीकत. संजरानी साहब के इलेक्शन में 6 वोट्स रिजेक्ट होते हैं. स्पीकर रूलिंग देता है. सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट कहती है कि जो स्पीकर की रूलिंग है उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, लिहाजा वो 6 वोट्स जो हैं वो रिजेक्टेड. अब आप आ जाएं पंजाब असेंबली की तरफ. वहाँ पर स्पीकर ने रूलिंग दी कि चौधरी शुजात हुसैन साहब जो पार्टी के सरबराह हैं, उनकी मर्जी के खिलाफ जिन्होंने वोट दिए हैं वो काउंट नहीं होंगे. तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको बुलाकर कटहरे में खड़ा किया. हालांकि वो भी डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग थी, उसको खड़ा किया. कासिम सूरी साहब को क्यों नहीं बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट में, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन टूटा है? क्यों उनको नहीं बुलाया गया? और वहीं से अगर आगाज कर लें तो कासिम सूरी साहब ने का ओपन एंड शट केस है. उनके जाली वोट साबित हुए में और 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट से उनको स्टे मिला हुआ है. और प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट साहब भी इन्वॉल्व थे, कासिम सूरी साहब भी इन्वॉल्व थे. किसी कोर्ट ने उनको नहीं बुलाया. प्राइम मिनिस्टर को तो शहबाज शरीफ साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने अक्सर कोर्ट में देखे जाते हैं. उसकी तफसील में मैं बाद में आती हूं. फिर 25 अरकान को कहा कि डी सीट हो गए. डी सीट उस सूरत में कि अगर पार्टी हेड ये दरख्वास्त दे कि इन्होंने पार्टी हेड की मंशा के खिलाफ वोट दिया, लिहाजा इनको डी सीट किया जाए. आपने डी सीट भी कर दिया, कहा कि उनके वोट्स भी नहीं गिने जाएंगे. 95% जो इंडिपेंडेंट ज्यूरिस्ट्स थे उन्होंने कहा कि ये आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को रीराइट करने के मुतरादिफ है. और नतीजतन मुस्लिम लीग नून के 25 अरकान इमरान खान की झोली में फेंक दिए और चौधरी शुजात साहब के 10 अरकान PMLQ के, उनको भी इमरान खान की झोली में फेंक दिया गया. मतलब PMLN के माइनस कर दें और PTI के प्लस कर दें. ये कहां का इंसाफ है? फिर पार्टी का हेड देखकर और पार्टी को देखकर आइन की तशरीह बदल जाती है, पार्टी हेड की डेफिनेशन बदल जाती है, अपने ही किए हुए फैसले बदल जाते हैं जो अभी चंद दिन पहले किए. ये कोई 10 साल पुराना फैसला नहीं, चंद दिन पहले. पार्टी का हेड अगर नवाज शरीफ है, उसके खिलाफ इकामा जैसे फैसला जो तारीख में की रद्दी की टोकरी में जाएगा, उस पे नवाज शरीफ साहब को पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से निकाल दिया गया और कहा कि चूंकि प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी या पार्टी का जो सरबराह होता है वो सब कुछ होता है, उसके कहने पे पार्टी चलती है, उसका वोटर्स पे इन्फ्लुएंस होता है, इसलिए नवाज शरीफ साहब से वो सदारत ले ली गई. चौधरी शुजात साहब जब बतौर पार्टी प्रेसिडेंट अपनी पार्टी को कोई अहकामात देते हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट के अहकामात तब क्वेश्चन में आ जाते हैं. लेकिन इमरान खान साहब जब बतौर पार्टी सदर या चेयरमैन हुक्म देते हैं तो वो मोतबर ठहरता है. चौधरी शुजात साहब की दफा पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो जाती है और इमरान खान साहब की दफा पार्टी चेयरमैन की डेफिनेशन भी बदल जाती है, आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है. और देखिए, तराजू तो ठीक कर लें, तराजू ठीक होगा तो पाकिस्तान अपने आप ठीक हो जाएगा. और ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर, ब्लैक लॉ डिक्शनरी, ये किधर से नए नए आइडियाज़, नित नए आइडियाज़, मुनफरिद आइडियाज़ आते हैं.
کبھی سنا آپ نے کہ کوئی ٹرسٹی چیف منسٹر ہو؟ جب سے حمزہ چیف منسٹر بنا ہے پنجاب میں اس کو کام نہیں کرنے دیا گیا. وہ کام نہیں کر سکا, اپنی کابینہ نہیں بنا سکا, بار بار پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ, پارلیمنٹ سے کورٹ, کورٹ سے پارلیمنٹ. تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر کامنٹس میں محترم چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ اکانومی کی سٹیٹ اچھی نہیں. میں اس پر بھی بات کرنا چاہتی ہوں. 4 سال جب اکانومی کے نٹ بولٹس کھولے جا رہے تھے, جب عمران خان اکانومی کی تباہی کر رہا تھا, ایک سٹیٹمنٹ آپ نے کبھی سنی ہے کہ اکانومی کی حالت اچھی نہیں؟ اکانومی کی جب بات ہوگی تو اپریل 22 میں جب ہمیں حکومت ملی اور آج جولائی 22 میں یہ موازنہ نہیں ہوگا. پھر موازنہ ہوگا 2017 کا پاکستان, جب آپ نے نواز شریف کو نکالا تھا تب اکانومی کی کیا سٹیٹ تھی, اور جب اپریل میں عمران خان حکومت چھوڑ کے گیا تو اکانومی کی کیا سٹیٹس تھی. اس وقت وینٹیلیٹر پہ اکانومی تھی, لیکن اس وقت کسی کو کوئی خیال نہیں آیا, کوئی سو موٹو نہیں ہوا, کوئی وہ سیاہ و سفید کا مالک رہا. اس نے پاکستان کے ہر شعبے میں تباہی کی, لیکن اس کو کھلی آزادی تب بھی تھی, اس سے پہلے بھی تھی, آج بھی ہے. اور اکانومی کی بات سائڈ پہ آپ اگر رہنے دیں, وہ اس کی بھی ایک بہت لمبی تفصیل ہے. آپ صرف چند ہوش ربا حقائق آپ دیکھ لیں کہ ملک ریاض صاحب کو 50 بلین جو ہے وہ برطانوی حکومت پاکستان, اسٹیٹ آف پاکستان کو دیتی ہے, اور وہ اپنے جو کیبنٹ ہے اس میں ایک بند لفافہ لہراتے ہیں. اس بند لفافے میں اللہ جانے کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیوکلیئر ایسڈز ہم کسی کو دے رہے ہیں خدا نخواستہ, یا کشمیر میں سرنڈر کر رہے ہیں, آپ کو کیا پتا کیا ہے. انہوں نے وہ اس طرح بند لفافہ دکھایا اور وہ پیسہ 50 ارب روپیہ ملک ریاض صاحب کو سائفن آف کر دیا. وہ پاکستانی قوم کا پیسہ تھا. کہاں ہے اس کی منی ٹرین؟ اس پہ کسی نے سو موٹو نوٹس لیا؟ اور معیشت کی بھی اگر آج آپ بات کریں تو معیشت کے خرابی کے سارے تانے بانے 2017 میں جب آپ نے ایک چلتی ہوئی حکومت کو, جس میں ہر انڈیکیٹر معاشی اوپر جا رہا تھا, آپ نے اس کو ڈی سٹیبلائز کیا. اس کے تانے بانے بھی کورٹ کے فیصلوں سے ملتے ہیں. جب سے آپ نے نواز شریف صاحب کو اقامہ جیسے مذاق پر نکالا, تب سے یہ ملک, جس طرح جہاز میں جب ٹربولنس ہوتی ہے تو لوگ سیٹ بیلٹس باندھ لیتے ہیں, ان کو کہا جاتا ہے, اسی طرح یہ ملک ٹربولنس کا شکار ہے. 2017 کے بعد سے لوگوں نے سیٹ بیلٹس کھولی نہیں ہیں آج تک. ایسا ملک وہ ہلا کہ اب سنبھلنے میں نہیں آ رہا. جے آئی ٹیز بنی, پاکستان کی تاریخ کی پہلی جے آئی ٹی. واٹس ایپ کالز پہ وہ جے آئی ٹی بنی, ایک ایک تفصیل سامنے آئی. مانیٹرنگ جج لگایا گیا, پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ تھا. اور وہ مانیٹرنگ جج جو تب لگایا تھا وہ آج بھی مانیٹرنگ جج لگا ہوا ہے. وہ تاحیات مانیٹرنگ جج وہ اس مقدمے کے لیے لگایا تھا, لیکن لگتا ہے کہ وہ تاحیات مانیٹرنگ جج لگ گئے ہمارے اوپر. ہر مقدمے میں جو ہمارے خلاف ہوتا ہے اس میں وہ شامل ہوتے ہیں. تو باقی کی سپریم کورٹ میں اتنے زیادہ ججز ہیں, فاضل ججز ہیں, انصاف کرنے والے ججز ہیں, اچھی ریپوٹیشن کے مالک ججز ہیں, کسی بھی شک و شبہ سے بالا تر ان کی انٹیگریٹی ہے, وہ والے ججز ہیں. ان کو کیوں اس میں شامل نہیں کیا جاتا؟ 1 یا 2 ججز جو ہمیشہ سے اینٹی پی ایم ایل این رہے ہیں, اینٹی گورنمنٹ رہے ہیں, بار بار اسٹیبلش ہوئے ہیں, انہی کو اس بینچ میں بٹھا دیا جاتا ہے. تو جس طرح میچ فکسنگ ایک جرم ہے, اس طرح بینچ فکسنگ بھی ایک جرم ہے. اس پہ بھی سو موٹو ہونا چاہیے. اور پھر کیا کیا القابات سے سپریم کورٹ کے ججز نے, 5 ججز نے ہمیں نہیں نوازا. گاڈ فادر, سسیلین مافیا, شیکسپیئر کے ڈرامے سے نکال کے وہ چیزیں لے کر آئے.
कभी किसी ने तारीख में नहीं सुना, और इतने बड़े बड़े इल्काबात से नवाजा और निकला और पूरी दुनिया में खोजी दौड़ा दिए कि नवाज शरीफ के खिलाफ कोई सबूत ले आओ, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ सबूत ले आओ। सबूत होता तो मिलता ना। जहां गुनाह होता है, जहां जुर्म होता है, उसका सबूत हमेशा होता है। कुछ नहीं मिला। और फिर आखिर में सिसिलियन माफिया, गॉडफादर, सब कुछ कह के और आखिर में एक इकामा पर चलता किया। और माय लॉर्डशिप्स, मैं आपसे बहुत एहतराम के साथ कहती हूं कि जिस अदालत में पैनामा का केस चल रहा था, उसी अदालत में उस बेंच पे बैठे हुए एक जज ने, जस्टिस खोसा ने, मैं XYZ नहीं कहती, मैं नाम लेती हूं, जस्टिस खोसा ने इमरान खान को कहा कि सड़कों पे क्या मारे मारे फिर रहे हो, मेरे पास लेके आओ पिटिशन, मैं सुनता हूं। देयर बाय मीनिंग के नवाज शरीफ को निकालना चाहते हो, मैं तुम्हारी मदद करूं, हम निकालते। और फिर दुनिया ने देखा कि वही हुआ, निकाला गया उनको उसी अदालत में। इससे बड़ा मजाक क्या होगा कि उसी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम नंबर 1 में डिक्लेयर्ड इश्तिहारी इमरान खान, जो डिक्लेयर्ड इश्तिहारी था, वो उसी कोर्ट रूम नंबर 1 में फाजिल जजेस के सामने पेश होता था, पेश नहीं होता था, बैठ के पैनामा की प्रोसीडिंग्स देखता था, तालियां बजाता था, छलांगे लगाता था, और किसी में इतनी टांग पे टांग रख के बैठा पूरी पैनामा की कार्रवाई देखता था, क्योंकि उसको पता था आखिर में फैसला क्या आएगा। कभी किसी जज ने उसको पूछा कि भाई तुम इश्तिहारी हो, तुम यहां कोर्ट रूम नंबर 1 में क्या कर रहे हो? वो हमारा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था, वो कोर्ट का मजाक उड़ा रहा था, वो इंसाफ का मजाक उड़ा रहा था, वो अदल का मजाक उड़ा रहा था, वो उन जजेस का मजाक उड़ा रहा था जो 5 बेंच का स्क्वाड बैठा हुआ था, उनका मजाक उड़ा रहा था कि देखो मैं इश्तिहारी हूं, मैं तुम्हारे पास आया हूं, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि तुम मुझे कुछ भी कह सको। और फिर बात वहां पर नहीं रुकी। आप ये देखें कि हमें तौहीन अदालत में हमारे कितने लोगों को चुन चुन के बाहर किया गया, हालांकि तारीख गवाह कि उनमें से किसी ने कोई तौहीन अदालत नहीं की थी। तलाल चौधरी, दानियाल अजीज साहब, सबकी बात आप ले आए, आज तक डिस्क्वालिफाइड हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि तौहीन क्या होती है तो मैं बता देती हूं। वो वीडियो सब ने देखी, बहुत तकलीफ हुई वो वीडियो देखकर। तनकीद भी तमीज के दायरे में रहकर हो तो वो तनकीद अच्छी लगती है, इश्यूज पे बेस्ड अगर तनकीद हो तो अच्छी लगती है। लेकिन आपने भी वो वीडियो देखी है, मेरे फोन में है, कहीं तो दिखा देती हूं। हम सब ने वो वीडियो देखी है जब यूके में PTI प्रोटेस्ट कर रही थी, तो जिन 5 जजेस ने इमरान की आइन शिकनी पर फैसला दिया और कहा कि आइन टूटा है, तो उन 5 जजेस की तस्वीर गाड़ी के शीशे पे लगाकर जूतों के साथ उनको मारा गया। पूरी दुनिया में ने वो वीडियो देखी। तौहीन इसको कहते हैं। किस पर लगी तौहीन? बल्कि उन्हीं के हक में फैसले आ रहे हैं। तो क्या अब फैसलों का या इंसाफ का म्यार होगा कि देखते हैं सबसे बढ़ के गाली कौन देता है, सबसे बढ़ के बदतमीजी कौन करता है, सबसे बढ़ के गुंडागर्दी कौन करता है? तो फिर इस म्यार पे तो एक ही इंसान पूरा उतरता है, उसका नाम है इमरान खान। तो अगर आपने पाकिस्तान के अंदर ये वाला माहौल लेकर आना कि जो सबसे बढ़ के गाली देगा फैसला उसी के हक में आएगा, जो सबसे ज्यादा बुली करेगा इदारों को फैसला उसके हक में आएगा, अगर आप तनकीद से इतना डरते हैं तो आप सोचें कि ये मुल्क कहां जा रहा है, इंसाफ की क्या स्टेट है। और फिर दूसरी तरफ आप देखें कौन सा जुर्म है जिसका इर्तिकाब इमरान खान ने नहीं किया। घेराओ जलाओ से लेकर हुंडी के जरिए पैसे मंगवाओ, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के निकालो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जलाओ, PTV पर पार्लियामेंट पे अटैक करो, सुप्रीम कोर्ट के आगे शलवारें टांगो और शाराए दस्तूर पे कब्रें खोदो, कफन पहन के आ जाओ। कौन सा ऐसा जुर्म है जो उसने नहीं किया? लेकिन क्या किसी अदालत में उसके खिलाफ सुओ मोटो लेने की हिम्मत है? या वो सुओ मोटो सारे मुस्लिम लीग और एलाइज की हुकूमत के लिए? फिर अभी की बात है, जब धरने की कॉल दी, लॉन्ग मार्च की कॉल दी,
तो रेड जोन में उनको आने की इजाज़त नहीं दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाज़त दी और वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की उन्होंने धज्जियां उड़ाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को पांव तले रोंदा और आ गए इधर जहां पर मना किया गया था, डी चौक में। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या जवाब दे रही है? सुप्रीम कोर्ट अगले दिन ये फरमा रही है कि हो सकता है इमरान खान साहब तक अहकामात ही ना पहुंचे हों। मतलब 22 करोड़ को अहकामात का पता है, पूरी दुनिया को पता है, सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं पता, जो फोन पकड़ के ट्वीट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनका नुमाइंदा अदालत में खड़ा है, उनको नहीं पता, बाकी सबको पता है। और फिर उसके बाद जब आपने इजाज़त देनी थी तो उसने अपनी जो उनकी पूरी जिंदगी की एक ही कारकर्दगी है, गुंडागर्दी, जब आपने इजाज़त दे दी तो उन्होंने पूरा दारुल खलाफा जो है उसमें आग लगा दी, लिटरली आग लगा दी इस्लामाबाद के अंदर। ये भी बदनसीबी और ये भी दाग जो है वो इमरान के माथे पे लिखा गया और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद। और अगले दिन सुप्रीम कोर्ट क्या फरमाती है? जज साहब फरमाते हैं कि वो जो आंसू गैस के असरात थे, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो ग्रीन बेल्ट्स को, शायद उससे बचने के लिए आग लगा दी हो इमलाक को। आप अंदाजा करें कि ये यहां जितनी भी जमातें बैठी हुई हैं, इनमें से किसी ने ये काम किया होता, नवाज शरीफ ने ये काम किया होता तो क्या आफत आ जाती। अभी कुछ नहीं किया था तो इकामा पर निकाल के बाहर किया। फिर ऐसे शख्स को इसी अदालत ने सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दिया, सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। उसने तारीख के सबसे बड़े झूठ बोले। 300 कनाल का जो बनी गाला का महल है उसको उसने रेगुलराइज कराया, उसने जाली दस्तावेजात जमा कराए, बनाए, कंप्यूटर पे बैठ के अदालत में जमा कराए, और वो सादिक और अमीन ठहरा। उसकी सदाकत और अमानत आज कौम को बहुत भारी पड़ रही है। 4 साल हो गए वो सादिक और अमीन की वजह से वो कौम संभल नहीं पा रही, मईशत संभल नहीं पा रही, मुल्क नीचे से नीचे खाई में जाता जा रहा है, क्योंकि आपने एक झूठे शख्स को, एक ऐसे शख्स को जिसके हर जुर्म से हाथ रंगे हुए थे, आपने उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर किया। कहाँ है आज वो सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट देने वाला? वो छुप छुप के आज जाके इमरान खान को मिलता है, क्योंकि और कहीं उसकी जगह नहीं है। इतनी बड़ी नाइंसाफी कर दी कि चेहरा दिखाने के काबिल नहीं है किसी को। और वो सदाकत और अमानत के किस्से आज मशहूर हो रहे हैं। ये अभी जो 50 अरब मैं मलिक रियाज साहब की बात कर रही हूँ, इसको तो चलें छोड़ दें, आप आ जाएं ज़रा फरा गोगी के ऊपर, मानिका ख़ानदान के ऊपर, उस पर आ जाएं। उस सादिक और अमीन ने 5-5 कैरेट की हीरों की अंगूठियों के इवज़ फाइल्स पे दस्तखत किए, एक अपॉइंटमेंट के करोड़ों रुपए बनाए। वो सदाकत और अमानत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हो रहे हैं। 4 साल स्याहो सफेद का मालिक रहा, जो चाहा उसने किया, कोई सो मोटो नोटिस नहीं हुआ। शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बने, और एक प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट का हक होता है कि वो जब आते हैं तो वो अपनी मर्जी की तकर्रियां करते हैं, उसमें कोई बदनीयती का आंसर शामिल होना कोई ज़रूरी नहीं है। जब तब्दीलियां हुई तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ सुओ मोटो हुआ, उनको बुला के सुप्रीम कोर्ट में खड़ा कर लिया प्राइम मिनिस्टर को, और उनको कहा, दुनिया में ये इंप्रेशन दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने वो तकर्रियां इसलिए की हैं क्योंकि वो शायद अपना जो केस है उसके ऊपर, जो इमरान खान का बनाया हुआ केस है, उसके लिए शायद कोई अपने लिए कोई रियायत चाहते हैं। तो वो सुओ मोटो उस वक्त कहां सो रहा था जब इमरान खान ने FIA के सरबराह बशीर मेमन को बुला के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में कहा कि ऑपोजिशन के अरकान को अंदर कर दो, कोई भी मुकदमा नहीं है तो भी अंदर कर दो। उस वक्त सुओ मोटो किधर था? उस वक्त सुओ मोटो किधर था जब चेयरमैन नैब की तैयबा गुल वीडियो लेकर एक साइला बनकर उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान के पास गई, उसको वो वीडियो दिखाई, तो इमरान खान साहब ने उसी को, जो इंसाफ मांगने गई थी, उसी को उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस में नीचे कैद कर दिया, हब से बेजा में रख लिया, और फिर वो वीडियो दिखाकर चेयरमैन नैब को वो ब्लैकमेल करता रहा और अपने मुखालिफिन के खिलाफ फैसले देने पर मजबूर करता रहा।
उस वक्त सुओ मोटो कहाँ था? किसी कोर्ट ने आज भी तैयबा गुल पे सुओ मोटो लिया? वो दर बदर फिर रही है, किसी ने सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया। तो ये इंसाफ का कौन सा म्यार है? फिर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा की बात पे आ जाएं। हमें तो छोड़ दें, वो फेलो जज हैं, आपके ब्रदर जज हैं। इमरान खान खुद बोल पड़ा, 4 साल पता नहीं चला, उसकी बीवी सरीना ईसा रुलती रही अदालतों में। वो लाठी उन्होंने पकड़ी हुई थी, टेक टेक कर वो रुलती रही अदालतों में। और जब आपने एक जज को बदनाम कर दिया, मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा को ना कभी मिली हूं ना उनको जानती हूं, मैं उनको उनके फैसलों की वजह से जानती हूं, मैं उनको उनके इंसाफ की वजह से जानती हूं। मैं उनको, जिस शख्स के खिलाफ इमरान खान है, वो इस बात का सबूत है कि वो शख्स निहायत दयानतदार है, क्योंकि दूसरों पर इल्ज़ाम लगाता रहे कि अंपायर्स को साथ में लाके ये खेलते रहें। असल में आप देखें कि जब से ये इतना अंपायर्स के साथ मिल के खेलता रहा है कि जब से अंपायर्स हटें तब से धड़ाम से मुंह के बल ज़मीन पर गिरा है। और अभी भी जो इसके हमायती कहीं कहीं बैठे हुए हैं, वो सब इसका काम करके दे रहे हैं। ये अभी भी सपोर्ट के बगैर नहीं है। मैं उस तफसील में जाना नहीं चाहती, क्योंकि बात बहुत लंबी हो जाएगी, सारे महाज में इकट्ठे खोलना नहीं चाहती। तो शीरी मज़ारी साहिबा के लिए तो रातों रात अदालत खुल जाती है। हालांकि वीडियो पे है कि उन्होंने जिस किस्म की काबिले एतराज़ बातें की, उनके लिए तो रातों रात अदालत खुलती है। सरीना ईसा रुलती रहती है। मरियम नवाज़ का जब मुकदमा आता है तो मरियम नवाज़ का जब 5-5, 6-6 महीने कोई बेल नहीं देता, हालांकि मुकदमा है ही कुछ नहीं, लेकिन बेल नहीं मिलती। और जब बेल का फैसला होने वाला होता था, जेल में उस दिन खबर मिलती थी कि 3 हफ्तों के लिए बेंच डिसॉल्व हो गया, नया बेंच, या कोई जज छुट्टी पे चला गया। जाता नहीं था, भेजा जाता था। तो हमारे लिए तो कभी, हमें तो 24 घंटे के अंदर अंदर कभी जमानत नहीं मिली। जो इनकी आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है, उनको तो अस्पताल से आप उठा के ले गए। तैयबा गुल को तो किसी ने इंसाफ नहीं दिया, सरीना ईसा को तो किसी ने इंसाफ नहीं दिया। इमरान खान खुद बोला, जब कुर्सी चली गई तो बोला कि मुझे गलत गाइड किया गया था उनके मामले में, काजी फाइज ईसा साहब के मामले में, तो मैंने ये गलत किया। तो आपका इतना कह देना काफ़ी है, किसी का ख़ानदान ख़राब हो गया, रुल गया, और आपने इतना सा एक जुमला कह के आप चलते बने। चले, उसने तो यही करना था ना। कोई भी इंसाफ देने वाला जज होगा वो इमरान खान को खटकेगा। न्यूट्रल एस्टैब्लिशमेंट होगी तो इमरान खान को खटकेगी, न्यूट्रल ईसीपी होगी तो इमरान खान को खटकेगी। लेकिन आप ये बताएं कि मैं इन जजेस से, माय लॉर्डशिप से ये पूछना चाहती हूँ कि वो आपके ब्रदर जज थे ना, आपके फेलो जज थे, आपने क्या किया? तो वो ये हकायक सबके सामने है। मरियम नवाज तो डेथ सेल में रह के आ जाती है बगैर किसी जुर्म में। अलीमा खान को कहा जाता है जुर्माना दे दें और घर जाएं। ये डबल स्टैंडर्ड्स है। क्यों जुर्माना दे दें और घर जाएं? जुर्माना किस चीज़ का देते हैं? जुर्माना तब देते हैं जब आपने कोई जुर्म किया और साबित हो जाए। मुझसे तो कोई जुर्माना नहीं लिया गया। मैं तो आज भी, मेरी हुकूमत है हमारी, और मैं आज भी कोर्ट्स में खड़ी हूं। मैं 5 साल से कोर्ट्स में पेश हो रही हूं। मैंने तो नहीं कहा मेरी जान को खतरा इसलिए मैं कोर्ट नहीं आऊंगी। ये होता कौन है इमरान खान? जब उसको अपनी जमानत मांगी हुई है, केस में बुलाया जाता है, तो एप्लीकेशन भेज देता है कि मेरी जान को खतरा है, मैं नहीं आ सकता, और कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। मैं जरा 3 दफा भेजती हूँ जमानत कोर्ट में, एप्लीकेशन कोर्ट में, कि मेरी जान को खतरा है। मैं देखती हूँ मरियम नवाज को छुट्टी मिलती है कि नहीं मिलती। मुझे एक दफा सलाम का जवाब देने पर अदालत ने लाइन हाजिर कर दिया था और कहा था हम जमानत कैंसिल कर देंगे। तो अलीमा खान पे तो कोई सुओ मोटो नहीं हुआ, वो चुप करके निकल गई। मैं पासपोर्ट मांगती हूं अपना जायज मकसद के लिए कि मुझे उम्रे पे जाना था। मुझे अपने वालिद से मिले हुए 2.5 साल हो गए
اور اگر میں اپنا پاسپورٹ مانگتی ہوں تو ایک دن میں بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، بینچ بنتے ہیں ٹوٹتے ہیں، اپنے آپ کو ریکیوز کر لیتے ہیں کہ نہیں ہم یہ کیس نہیں سن سکتے. تو جس نے ملک ریاض کو فائدہ دیا، عمران خان کے لیے وہ سیاہ کو سفید کرتا رہا، سفید کو سیاہ کرتا رہا، شہزاد اکبر، وہ جیسے ہی اس کو پتا چلا کہ حکومت جا رہی ہے وہ فرار ہو گیا. فرا گوگی فرار ہوگی راتوں رات حکومت کے پیرے میں. ان کے پاس تو پاسپورٹس بھی تھے، ان کے تو نام بھی ECL پہ کسی نے نہیں ڈالے. اور جب ہمارا نام ECL سے نکالا جاتا ہے تو سپریم کورٹ لائن حاضر کر لیتی ہے سب کو. یہ ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہیں؟ اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے نوٹس لیا کہ عمران خان نے اپنے MNAs کو، اپنے MPAs کو سرکاری فنڈ سے پیسہ دیا اپنے حلقوں میں لگانے کے لیے. تو کہا گیا کہ ایگزیکٹو ڈومین ہے، کورٹ مداخلت نہیں کر سکتی. چودھری پرویز الہی صاحب کا کیس نیب نے بند کیا، کوئی سو موٹو نہیں ہوا. BRT کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کی. BRT کا جب کیس کھلا تو سپریم کورٹ نے اس کو بند کر دیا. نیب کا نیب نے اس FIA نے انویسٹیگیشن کی، انکوائری شروع کی، سپریم کورٹ نے روک دی عمران کے خلاف جو BRT پشاور کی بنی، اور کہا کہ آپ نہیں کر سکتے. نیب نے انکوائری کھولی، نیب کو روک دیا، انکوائری بند کر دی. کیوں بند کی؟ اگر اتنی شفاف تھی تو ہونے دیتے نا، لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آ جاتا. معلم جبہ کیس میں پشاور ہائی کورٹ نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں، انکوائری کریں. 3 بار کہا، نیب نے انکوائری بند کر دی. کدھر ہے سو موٹو؟ فارن فنڈنگ کیس، سب کیسز کا باپ ہے یہ کیس، جس میں عمران خان نے جھوٹے اور جعلی اکاؤنٹس شو کیے ہوئے ہیں، ملازموں کے نام پر پیسہ منگوایا ہوا ہے، اور کہاں سے؟ اسرائیل سے، بھارت کے لوگوں سے ممنوعہ فنڈنگ لی ہوئی ہے جو کروڑوں میں. 7 سال سے قوم انتظار میں ہے کہ اس کا فیصلہ کب آئے گا. آپ یہ اندازہ کریں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی یا یہ کاف لیگ یا یہ جتنی بھی جماعتیں یہاں پر بیٹھی ہیں، اگر ان پہ یہ الزام ہوتا کہ انہوں نے جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائے، جھوٹے اکاؤنٹس جو ہیں وہ ان کی تفصیل دی ہے، جعلی اکاؤنٹس ہیں ان کے، ممنوعہ پیسہ آیا ہے، ممنوعہ فنڈنگ اسرائیل سے آئی ہے، بھارت سے آئی ہے، تو آپ سوچیں کہ کیا بنتا، کیا ہوتا ہمارے ساتھ، کیا ہوتا. یہ آپ کا اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا. تو یہ جو آج ملک کی حالت ہے، اکانومی جو اس قسم کے حالات کا شکار ہے، لوڈ شیڈنگ آج واپس آ گئی ہے، ملک سنبھلنے میں نہیں آ رہا، دنیا آپ سے ناراض بیٹھی، تو وہ ان 4 سالوں کی کارستانی ہے، اور اس کے پیچھے عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہے، ان کے جو فیصلے آئے. تو عوام پر جو 4 سال میں قیامت ٹوٹی ہے، جس کے بعد آج بھی عام آدمی سنبھلنے میں نہیں آ رہا، اس کا تعلق سب عدلیہ کے ان فیصلوں سے. کیونکہ ایک عدلیہ اگر کھڑی ہو جائے انصاف کے ساتھ، تو دنیا کی کوئی طاقت کسی ملک میں کوئی تباہی نہیں ہو سکتی. تو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عوام پر آج جو قیامت ٹوٹ رہی ہے نا، اس میں چند ججز کے فیصلے جو ہیں نا، وہ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے رہیں گے، کیونکہ تاریخ کبھی نہ PCO کا حلف اٹھاتی ہے، نہ تاریخ جھوٹ بولتی ہے. خدا معلوم آپ نے ایسا کیوں کیا، لیکن جو آپ کے فیصلوں کی وجہ سے اس ملک میں عدم استحکام، اس ملک میں انسٹیبلٹی، اس ملک میں جو انتشار کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، اس کی ذمہ داری عدلیہ کے متنازع فیصلوں پر آتی ہے. اس سے آپ مبرہ نہیں ہو سکتے. تو ہم جو بھی ہو چکا وہ ہو چکا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور اتحادی جماعتوں کی مشاورت کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم کورٹ سے آج فل کورٹ کا مطالبہ کریں گے.
इतने बड़ी तकदीर का फैसला चंद वो जजेस नहीं कर सकते जिन पे पहले बहुत सारे सवाल और उंगलियां उठ चुकी हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो है उससे इस्तदा है कि फुल कोर्ट तरतीब दिया जाए जो इसको सुने। ये कोई छोटी बात नहीं है। और आखिर में सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान साहब से सुना है ना कि बड़ा आदमी कानून के नीचे नहीं आता, आज छोटा आदमी कानून के नीचे। तो मैं ये बता दूं पूरी कौम को कि पूरी कौम के 22 करोड़ अवाम के लिए एक कानून है और इमरान खान के लिए एक कानून है। वो एक वाहिद शख्स है जिसका कानून भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब ये नहीं होगा। मुतनाज़े फैसले, गैर मुनसिफाना फैसले हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर इमरान खान इन जराइम के बावजूद दंदनाता फिरता है तो नवाज शरीफ साहब को भी पाकिस्तान आने की इजाज़त होनी चाहिए। उसको राहदारी जमानत मिल जाती है और वो खुलेआम कैंपेन्स चला रहा है। और नवाज शरीफ जिसको आपने झूठे मुकदमे में अरशद मलिक, मतलब नवाज शरीफ एक ऐसा शख्स है जिस पर सिर्फ इल्ज़ाम लगे, आज तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ, आज तक। बल्कि फैसले देने वाले जजेस खुद बोल उठे हैं। अरशद मलिक उनकी एक मिसाल है। लेकिन फैसला जूं का तूं बरकरार है, नवाज शरीफ की सजा भी जूं की तूं बरकरार है। अब ये नहीं होगा कि वो जुर्म करके दंदनाता फिरे और नवाज शरीफ मुल्क के बाहर बैठा है। और मैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ सकते हैं, उनका मुल्क है, लेकिन मैं अब उनको जेल नहीं जाने दूंगी। क्यों? ये जेलें नवाज शरीफ का मुकद्दर है। वो जेल में इमरान खान क्यों नहीं जाता? उस जेल में पीटीआई के लोग क्यों नहीं जाते? उनकी 24 घंटों के अंदर जमानत क्यों होती? उनकी राहदारी जमानतें क्यों होती? ये अब मैं नहीं होने दूंगी। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी तो ये निज़ाम हमें मंजूर नहीं है। मैं फिर कौम के पास जाऊंगी, नवाज शरीफ के करोड़ों चाहने वाले वोटर्स हैं, उनसे रुजू करूंगी। और ये बददियानती, ये नाइंसाफी अब नहीं होगी। लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और नवाज शरीफ आएगा, जेल नहीं जाएगा, उसको भी जमानत मिलेगी, क्योंकि जेलें नवाज शरीफ का मुकद्दर नहीं है। क्यों मैं उनको कहूं कि आए और आप जेल चले जाएं? क्या जेलें उन्हीं के लिए रह गई या इंतकाम उन्हीं के लिए रह गया? ये कौन सी इंतकाम की आग है जो गलत फैसलों के बावजूद ठंडी नहीं हो रही? अब ये नहीं होगा। अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, सबके खिलाफ एक जैसा सलूक होगा, वरना ये फैसले हम नहीं मानेंगे। शुक्रिया।